वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम IS-41 एग्रीकल्चर में इंट्रोडक्शन का लेक्चर कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बेसिकली 6 पॉइंट्स डिस्कस करेंगे: स्कोप, एग्जांपल्स, डेफिनेशंस, बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिकली डेफिनेशन और उसकी अंडरस्टैंडिंग, एग्रीकल्चर एक्टिविटी की डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग, और उसके बाद बेरर प्लांट्स की डेफिनेशन और अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले जब हम स्कोप की बात करते हैं तो ये स्टैंडर्ड जो एग्रीकल्चर का है, ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड जो आइटम्स हैं उनके ऊपर ऑब्वियसली अप्लाई होगा। अब उससे रिलेटेड भी ये किन चीज़ों पर अप्लाई होगा? ये बायोलॉजिकल एसेट्स पर अप्लाई होगा, एक्सेप्ट फॉर बेरर प्लांट्स। बेरर प्लांट्स अभी हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि वो एग्जैक्टली क्या होते हैं, और उनके ऊपर फिर IS-16 अप्लाई होता है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, यानी जिस टाइम एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हम डिटैच करते हैं बायोलॉजिकल एसेट से, जैसे एक फल को जब दरख्त से तोड़ा जाता है, जब मिल्क को काउ से सेपरेट किया जाता है, जब एक जानवर को ज़िबा किया जाता है टू हैव इट्स मीट, तो ये बेसिकली पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट होता है। गवर्नमेंट ग्रांट जो हैं उन पे भी जो सर्टन हैं उस पर IS-41 अप्लाई होता है, कुछ पर IS-20 भी अप्लाई होता है बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड। तो वो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा रिकग्निशन एंड मेजरमेंट में, उसके अंदर हम इसकी डिटेल को कवर करेंगे। सो बेसिकली बायोलॉजिकल एसेट बेरर प्लांट्स के अलावा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक, उसके बाद नहीं, और गवर्नमेंट ग्रांट्स पर IS-41 अप्लाई होगा। अब जब हम बात करते हैं कि अप्लाई IS-41 होगा, तो कुछ ऐसे आइटम्स भी हैं जिनके बारे में हमारी क्लैरिटी होनी चाहिए कि उन पर IS-41 अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, लैंड रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी। अगर आपकी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड लैंड है तो उस पर आप IS-16 अप्लाई करेंगे या IS-40 अप्लाई करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने रेंटल के लिए दी हुई है, कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए रखी हुई है, या ऑनर ऑक्यूपाइड है। सो IS-16 और 40 लैंड पर अप्लाई होगा। लैंड को आप बायोलॉजिकल एसेट कंसीडर नहीं करेंगे। फिर इसी तरह बेरर प्लांट्स का जैसे ऊपर भी डिस्कस किया था कि उन पर IS-16 अप्लाई होता है, लेकिन बेरर प्लांट्स पर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है, यानी उस पर जो फ्रूट होगा या इस तरह की चीज़ होगी, उसके ऊपर जो है IS-41 ही अप्लाई होता है। गवर्नमेंट ग्रांट्स जो है बेरर प्लांट से रिलेटेड, उन पर IS-20 अप्लाई होगा, उस पर IS-41 अप्लाई नहीं होगा। इंटेंजिबल एसेट जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड होते हैं, उन पर IS-38 अप्लाई होगा। जैसे आपको फार्मिंग का लाइसेंस आपने लिया हुआ है, तो वो IS-38 के मुताबिक डील होगा। इसी तरह अगर आपने लीज पर कोई लैंड वगैरह ली हुई है एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड, तो उस पर लीजिस का स्टैंडर्ड IFRS 16 अप्लाई हो रहा होगा। तो बेसिकली ये क्लियर होना चाहिए कि किन सिचुएशन में हम IS-41 अप्लाई कर रहे होंगे और किन सिचुएशन में दूसरे स्टैंडर्ड अप्लाई हो रहे होंगे। ये स्टैंडर्ड अप्लाई होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे विच इज़ हार्वेस्टेड प्रोड्यूस ऑफ द एंटिटीज बायोलॉजिकल एसेट एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। अब पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट हम डेफिनेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। बेसिकली जिस टाइम पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को हम बायोलॉजिकल एसेट से डिटैच कर रहे होते हैं, उसे पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट कहते हैं। इसके बाद यानी हार्वेस्ट के पॉइंट तक तो आप IS-41 अप्लाई कर रहे हैं, और इसके बाद आप अप्लाई करेंगे IS-2 इन्वेंट्रीज या जो कोई और एप्लीकेबल अगर स्टैंडर्ड हो जिसके मुताबिक आप उस एसेट को काउंट फॉर करते हैं। सो अकॉर्डिंगली ये स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो आफ्टर हार्वेस्ट होती है उसके साथ डील नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, ग्रेप्स के बाद अगर वाइन बनाई जाती है तो वो उस प्रोसेस को IS-41 डील नहीं करता। हाँ, ग्रेप्स को जब आप जो है डिटैच करते हैं पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पर, उस टाइम पर IS-41 अप्लाई होता है। उसके बाद अगर आप उसकी कोई प्रोसेसिंग करते हैं, ग्रेप से किशमिश बनाते हैं, ग्रेप से वाइन बनाते हैं, तो वो एक सेपरेट प्रोसेस होगा, उस पर IS-2 या अगर कोई और रेलिवेंट स्टैंडर्ड है तो वो उस सिचुएशन में अप्लाई होगा। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड में कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं बायोलॉजिकल एसेट्स की, उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, और फिर जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होती है उस पर आफ्टर द हार्वेस्ट जो प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं उनकी बात हो रही होती है। सो बेसिकली बायोलॉजिकल एसेट्स जो हैं इनमें मेनली तो IS-41 अप्लाई होगा, लेकिन अगर बेरर प्लांट होगा तो IS-16 अप्लाई होगा। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पर IS-41 अप्लाई होगा, और प्रोडक्ट जो प्रोसेसिंग के हार्वेस्ट के बाद होती है
उन पर IS2 और अदर स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। अब जैसे शीप है तो उससे हम जो है वूल हासिल करते हैं, वूल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वूल से बाद में यार्न और कारपेट बनाया जा सकता है। ट्रीज़ हैं तो उनका जो जब ट्रीज़ को काटा जाता है तो बेसिकली जो फेल ट्री होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। उसके बाद उसके जो है ना हिस्से कर लिए जाते हैं, लॉग्स एंड लंबर बन जाता है, यानी जैसे लकड़ी के हिस्से बन जाते हैं जो फर्नीचर बनाने के काम आते हैं, तो वो IS2 या किसी और स्टैंडर्ड में कवर होंगे। डेयरी कैटल जो है वो बायोलॉजिकल एसेट है, उससे जो मिल्क हम हासिल करते हैं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। मिल्क से आगे चीज़ या आप बटर बनाते हैं तो वो बेसिकली IS2 के अंदर फॉल करेगा। इसी तरीके से पिग्स, कारकस, सॉसेज, कॉटन प्लांट्स में हार्वेस्टेड कॉटन जो है वो बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, उसके बाद उससे धागा बनाया जाता है, कपड़े बनाए जाते हैं, तो वो आफ्टरवर्ड्स की प्रोसेसिंग IS2 अप्लाई होगा। शुगर केन जो आपका फसल लगी हुई है वो आपका बायोलॉजिकल एसेट है, उस पे से जो केन आप हार्वेस्ट कर लेते हैं वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, और फिर उसे प्रोसेस करके जब शुगर बनाते हैं तो वो आपकी IS2 या उससे और स्टैंडर्ड अप्लाई, तो मोस्टली IS2 ही अप्लाई हो रहा होता है इन सिचुएशन में। टोबैको प्लांट्स में इसी तरह पिक्ड लीव्स हैं, या टी बुशेज में पिक्ड लीव्स हैं, ग्रेप वाइन में पिक्ड ग्रेप्स हैं, जिसके बाद उसको में आप और चीज़ें बना सकते हैं। इसी तरह फ्रूट के ट्रीज़ हैं, जैसे मैंगो ट्री होता है, तो उस पे से जब आप आम तोड़ते हैं तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तक। लेकिन उस आम से आगे अगर आप कोई जूसेस बनाते हैं, या आप नेक्टर निकाल लेते हैं, या फिर आप उससे अचार बनाते हैं, या कोई और जो है इसी तरीके की सॉस वगैरह डेवलप करते हैं, तो वो प्रोसेस फ्रूट है और उस पर IS2 मोस्टली अप्लाई हो रहा होगा। इसी तरह ऑयल पाम में पिग फ्रूट और पाम ऑयल जो है वो उसका फाइनल प्रोडक्ट होता है। रबर ट्रीज में जो हार्वेस्टेड लेटेक्स होता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, फिर उस हार्वेस्टेड लेटेक्स से जो रबर की प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं उन पर IS2 अप्लाई हो रहा होता है। तो कुछ प्लांट्स जैसे ट्री बुशेस, ग्रेप वाइन्स, ऑयल पाम एंड रबर ट्रीज यूजली मीट द डेफिनेशन ऑफ बेरर प्लांट एंड आर विद इन द स्कोप ऑफ IS16। इसलिए कुछ पर ज़्यादातर पर IS41 अप्लाई हो रहा होगा, और जो बेरर प्लांट्स होंगे उन पर IS16 अप्लाई हो रहा होगा। लेकिन जो बायोलॉजिकल एसिड बेरर प्लांट भी हैं उनकी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगी उस पर IS41 ही अप्लाई हो रहा होगा। यानी जिस तरह से हम बात करते हैं कि जो ग्रेप वाइन्स हैं इस पर IS16 अप्लाई हो रहा है, लेकिन जो पिक्ड ग्रेप्स हैं उन पर IS41 ही अप्लाई होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करें रबर ट्रीज की तो ये बेरर प्लांट्स होते हैं, IS16 अप्लाई होगा। लेकिन हार्वेस्टेड लेटेक्स जो से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमें हासिल होती है उस पर IS41 अप्लाई होगा। तो बेरर प्लांट्स की डेफिनेशन हम ज़रा एंड में पढ़ रहे होंगे, बट अल्टीमेटली जो अंडरस्टैंडिंग है वो यहाँ पर ये लेनी थी कि हम कब स्कोप की बात कर रहे थे, कि कब कौन सा स्टैंडर्ड हम अप्लाई कर रहे होंगे विद द एग्जांपल्स। तो कुछ डेफिनेशंस की तरफ चलते हैं। सो बायोलॉजिकल एसेट की डेफिनेशन है अ लिविंग एनिमल और प्लांट। तो दरख्त कटने के बाद बायोलॉजिकल एसेट नहीं है, जानवर डेथ के बाद जो है बायोलॉजिकल एसेट नहीं है, लिविंग एनिमल और प्लांट। ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट, तो जिस तरह से हम प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में क्लास ऑफ एसेट फाइंड आउट करते हैं उसी तरह ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट है एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर लिविंग एनिमल और प्लांट्स। फॉर एग्जांपल हम एक ग्रुप बना सकते हैं शीप का, एक ग्रुप बन सकता है काउस का, एक ग्रुप बन सकता है बुफेलोस का, एक ग्रुप बन सकता है गोट्स का। तो इसी तरह प्लांट में हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप बन सकता है मैंगो ट्रीज का, एक ग्रुप बन सकता है जो है हमारे पास एप्पल ट्रीज का। तो इसी तरीके से डिफरेंट ग्रुप आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। इससे ये अक्सर ग्रुप इसलिए बनाए जाते हैं कि फिर उनकी जो है ना कंबाइंड वैल्यूएशन वगैरह करने में आसानी रहती है। सो ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसेट इज एन एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर लिविंग एनिमल्स और प्लांट। फिर हम बात करते हैं हार्वेस्ट की। हार्वेस्ट इज डिटैचमेंट ऑफ प्रोड्यूस फ्रॉम अ बायोलॉजिकल एसेट और सेजेशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स लाइफ प्रोसेस। तो जब आप एक कैटल को मीट के लिए कट करते हैं तो आप उसकी लाइफ प्रोसेस एंड कर रहे होते हैं। सो वो भी जो पॉइंट है वो हार्वेस्ट है, यानी आप उसमें से जो अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हासिल कर रहे हैं वो उसका गोश्त है इटसेल्फ। इसमें बायोलॉजिकल एसेट खत्म हो गया और एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आपको मिल गई। बट जो ज़्यादा कॉमन सिचुएशन है वो ये होती है कि बायोलॉजिकल एसेट को से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस डिटैच की जाती है, अलग की जाती है। अब डिटैच का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है, जैसे काउ से मिल्क हासिल करना, जैसे ट्री से फ्रूट तोड़कर जो है हासिल करना, ये हार्वेस्ट है।
एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की डेफिनेशन है इज द हार्वेस्टेड प्रोड्यूस ऑफ द एंटिटीज बायोलॉजिकल एसेट। अब वो जैसे मिल्क भी हो सकता है, वो मीट भी हो सकता है, वो फ्रूट भी हो सकता है। फिर जो डेफिनेशंस कुछ यूज होती हैं, कैरिंग अमाउंट, जिस अमाउंट पर हम एक एसेट को रिकग्नाइज करते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में, ये जनरल डेफिनेशन है। फेयर वैल्यू, price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participant at the measurement date। ये IFRS 13 के मुताबिक जो फेयर वैल्यू की डेफिनेशन है वही है जो हम हर जगह यूज़ कर रहे होते हैं। तो जहन में रखना है कि जो एसेट को सेल करके अमाउंट मिलेगी। कॉस्ट टू सेल, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आर द इंक्रीमेंटल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द डिस्पोजल ऑफ एन एसेट एक्सक्लूडिंग फाइनेंस कॉस्ट एंड इनकम टैक्सेस। तो पहले स्टैंडर्ड में IS 41 में टर्म्स यूज होती थी पॉइंट ऑफ सेल कॉस्ट की, अल्टीमेट सेलिंग कॉस्ट वगैरह की, तो वो अब यहाँ पर यूज़ नहीं हो रही। IS 36 वगैरह के साथ इसको मैच कर दिया और कॉस्ट ऑफ सेल की वही डेफिनेशन है, यानी इंक्रीमेंटल कॉस्ट, जो एडिशनल कॉस्ट लगेंगी ड्यू टू डिस्पोजल, और सिर्फ उनको आप देखेंगे तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज हो रहा होगा। गवर्नमेंट ग्रांट की वही डेफिनेशन है जो IS 20 में यूज की जाती है, तो सेम डेफिनेशन, नो डिफरेंस इन अंडरस्टैंडिंग। तो डेफिनेशंस को समझने के बाद अब हम चलते हैं और बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्राइजेज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। जैसे एक ट्री बड़ा होता है, जैसे एक जानवर बड़ा होता है। डीजनरेशन, जैसे एक जानवर बूढ़ा होता है, एनिमल जो है वो इट्स गेटिंग ओल्ड, और ट्री जो है वो अपनी लाइफ के एंड पर उसकी क्वालिटी लो हो रही होती है। प्रोडक्शन, जैसे एनिमल से मिल्क की प्रोडक्शन, जैसे ट्री से फ्रूट की प्रोडक्शन। एंड प्रोक्रिएशन, जैसे एनिमल्स के जो प्रोक्रिएशन से आपको मज़ीद एनिमल्स मिलते हैं, और इसी तरह से जो ट्रीज़ वगैरह होते हैं उनकी फर्दर सीडिंग से आपको और जो है ट्रीज़ और प्लांट्स मिलते हैं। दैट काज क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंजेस इन बायोलॉजिकल एसेट। अब एक जो आपके पास लेट से काऊ है और वो 1 ईयर ओल्ड है, आपने उसको अपने पास रखा और उसको जो है फूड प्रोवाइड किया एट डेयरी फार्म पे, तो उसकी जब एज 2 ईयर्स हो गई तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, ये उसका क्वालिटेटिव चेंज है। अच्छा, व्हेन शी गिव बर्थ टू अ काफ, तो अब एक काऊ से आपके पास 2 काऊ हो गई, तो ये क्वांटिटेटिव चेंज है। तो बायोलॉजिकल एसेट में क्वालिटेटिव चेंज भी हो सकता है और क्वांटिटेटिव चेंज भी हो सकता है। अब बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है वो दो किस्म के आउटकम में आती है। एक तो एसेट में चेंजेस होती हैं, जैसे ग्रोथ, क्वांटिटी में चेंज है, क्वालिटी में चेंज है, प्लांट की जो है क्वालिटी बढ़ रही है, इंप्रूव हो रही है या कम हो रही है। बढ़ने को वैसे ग्रोथ कहेंगे। डीजनरेशन में ये होता है कि क्वांटिटी डिक्रीज हो रही होती है, ये क्वालिटी डिटेरिएट हो रही होती है। और प्रोक्रिएशन, ये तीन चीज़ें तो जो एसेट में चेंजेस आ रही हैं। और फिर एक जो चेंज उनसे आ रहा होता है वो है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोडक्शन, जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ लेटेक्स, टी लीफ, वूल एंड मिल्क। अब एनिमल से आपको जैसे मिल्क मिलता है, या शीप से जैसे आपको वूल मिलता है, इसी तरह प्लांट में आपको रबर ट्री से लेटेक्स मिलता है, या टी बुशेस से आपको टी लीफ मिलते हैं। तो ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है। ये टर्म असल में स्टैंडर्ड में कई जगह पर यूज़ होती है, तो फिर हमें जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर एक्टिविटी। Agriculture activity is the management by an entity of the biological transformation and harvest of biological asset for sale or for conversion into agriculture produce or into additional biological asset। इसमें most important point है management of what? Biological transformation, जिसको हमने पहले पढ़ा। तो बायोलॉजिकल एसेट्स को सेल के लिए हार्वेस्ट करना, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए जो है उनको कन्वर्ट करना, या एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट हासिल करने के लिए करना। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात है मैनेजमेंट। अगर आपको कोई चीज़ विदाउट मैनेजमेंट जैसे बाजुकात मिल जाती है तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं होगी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी में एंटिटी खुद मैनेज कर रही होती है इन प्रोसेस को। तो इसी तरह जस्ट इफ़ यू कैच अ वाइल्ड एनिमल फॉर मीट, तो वो बेसिकली आपकी एग्रीकल्चर एक्टिविटी कंसीडर नहीं होगी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी कवर द डाइवर्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल रेजिंग लाइफ स्टॉक, जैसे काउज और बुफेलो के फॉर्म्स हैं, शीप के फॉर्म्स होते हैं। फॉरेस्ट्री, एनुअल और पेरिनियल क्रॉपिंग्स, जैसे आप कपास की फसल है, गंदम की फसल है, शुगर केन की जो है क्रॉप है। कल्टीवेटिंग ऑर्चर्ड्स, बाकायदा जो है ना फूलों के बागात लगाए जाते हैं और वो फिर आगे जैसे सेल होते हैं डिफरेंट प्लांटेशंस के अंदर। फ्लोरिकल्चर, बाकायदा फूलों का जो एक सिस्टम बनाया जाता है और फ्लोरिकल्चर कहलाता है। इसी तरह
जिसमें एक्वाकल्चर है, जिसमें फ़िश और इस तरह के दूसरे जो वाटर से कनेक्टेड जो हमारे पास एनिमल्स हैं उनकी मेंटेनेंस और मैनेजमेंट की जाती है। तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड एक्टिविटी है एग्रीकल्चर की। लेकिन इस सारी एक्टिविटी में हम कुछ कॉमन फीचर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 3 कॉमन फीचर आइडेंटिफाई किए जाते हैं। एक है कैपेबिलिटी टू चेंज। जो लिविंग एनिमल और प्लांट्स होते हैं उनमें वो कैपेबल होते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के, उसमें ग्रोथ, डीजनरेशन, प्रोक्रिएशन होती है। मैनेजमेंट ऑफ चेंज, मैनेजमेंट फैसिलिटेट करती है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को, ताकि कंडीशंस को स्टेबलाइज रखा जाता है। जैसे जब कैटल फार्मिंग की जाती है तो कैटल के टेम्परेचर का, उनके फूड का, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, या तो उनके लिए कंडीशंस इंप्रूव की जाती हैं या एटलीस्ट स्टेबल कंडीशंस मेंटेन की जाती हैं ताकि वो बेहतर काम कर सकें। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिएंट लेवल्स, मॉइस्चर, टेम्परेचर, फर्टिलिटी, लाइट। जैसे एक्वाकल्चर में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि फ़िश को किस टाइम पर किस तरीके की आपने लाइट देनी है। सच मैनेजमेंट डिस्टिंग्विशेस एग्रीकल्चर एक्टिविटी फ्रॉम अदर एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल हार्वेस्टिंग फ्रॉम अनमैनेज्ड सोर्सेज। जैसे ओशन फिशिंग, आप समंदर में जाते हैं या दरिया में जाते हैं और जाके फ़िश पकड़ लेते हैं, तो या जो डिफॉरेस्टेशन है कि जी एक जंगल में दरख्त लगे हुए थे, आपने वो काट कर अपने लिए लकड़ी हासिल कर ली, तो वो बेसिकली एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं है। एग्रीकल्चर एक्टिविटी के अंदर मैनेजमेंट इन्वॉल्व, और अगर मैनेजमेंट के अलावा आप उसको डील कर रहे हैं तो वो IS41 उस पर अप्लाई नहीं हो रहा हो। फिर है मेजरमेंट ऑफ चेंज। तो चेंज इन क्वालिटी भी होती है, जैसे जेनेटिक मेरिट है, डेंसिटी है, राइपनेस ऑफ फ्रूट है, फैट कवर है, प्रोटीन कंटेंट है आपका, सर्टन जो एनिमल्स हैं उनमें, या फाइबर की स्ट्रेंथ है। और क्वांटिटी का भी इफेक्ट होता है, जैसे प्रोजेनी, वेट, क्यूबिक मीटर, फाइबर की लेंथ, डायमीटर में, नंबर ऑफ बर्ड्स, सीड्स वगैरह में देखा जाता है। और ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन और हार्वेस्ट से मैयर और मॉनिटर किए जाते हैं, जो कि एक रूटीन मैनेजमेंट फंक्शन होता है एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के अंदर। तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी को IS41 के पर्पज़ से आप इन कॉमन फीचर्स पर जज करेंगे कि उसमें कैपेबिलिटी टू चेंज होनी चाहिए, मैनेजमेंट ऑफ चेंज और मेजरमेंट ऑफ चेंज। अब हम अपने बेरर प्लांट्स का टॉपिक देखेंगे, जो कि लास्ट टॉपिक है। और स्कोप जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पर भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बेरर प्लांट क्या होता है। तो बेरर प्लांट की डेफिनेशन है कि इज़ अ लिविंग प्लांट दैट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। यानी एक तो ये कि इसने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए यूज़ होना है, इज एक्सपेक्टेड टू बेयर प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड, has a remote likelihood of being sold as agriculture produce except for incidental scrap sales। तो ऐसी सिचुएशन में I16 एप्लीकेबल। अब एग्जांपल देखते हैं कि बेरर प्लांट्स जो हैं जब वो मज़ीद यूज़ नहीं होने होते तो अक्सर उनको कट डाउन किया जाता है और सेल कर दिया जाता है जस्ट फॉर स्क्रैप, लाइक फॉर फायरवुड। अच्छा, अब जो इसमें मिसाल अगर ली जाए तो जैसे हमने स्कोप पढ़ते हुए डिस्कस किया था कि जो रबर ट्रीज़ हैं, रबर ट्रीज़ जो हैं वो एज सच उनकी जो लकड़ी होती है वो ज़्यादा काम नहीं आती। तो रबर ट्रीज़ लगाए जाते हैं, उनसे कुछ अरसे के लिए लेटेक्स हासिल किया जाता है 4 to 5 ईयर्स के लिए। उसके बाद फिर वो उसकी लाइफ एंड हो जाती है तो उसको कट डाउन कर दिया जाता है। स्क्रैप जितना उससे कुछ मिल जाए तो मिल जाए, अदरवाइज बाज़ कुछ भी नहीं मिलता। फिर न्यू ट्रीज़ लगा दिए जाते हैं, फिर जो है ना लेटेक्स हार्वेस्ट की जाती है, एंड प्रोसेस इस तरह से चलता है। इसी तरह से जो ग्रेप वाइन्स हैं, तो बेलें होती हैं बिल्कुल अंगूर की, तो वो बेलें बिल्कुल जो है ना किसी भी काम नहीं आती, बस उनको इकट्ठा करके किसी जगह या तो जला दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, और उसके बाद वो खुद ही जो है डिकम्पोज हो जाती हैं, और फिर नए जो है ना बीज लगा दिए जाते हैं तो नई बेलें होती हैं, फिर दोबारा आपको उससे क्रॉप मिल जाती है। सो इसमें जो है जिस बात का हमने ख्याल रखना है कि कुछ चीज़ें बेरर प्लांट नहीं होती, तो उनको हम देखते हैं। The following are not bearer plants. Plants cultivated to be harvested as agriculture produce। जब plant itself agriculture produce बनेगा, यानी एक ऐसा दरख्त जो इसलिए लगाया जाता है कि उसकी लकड़ी बेचकर मेन पैसे कमाए जाएंगे, तो वो फिर बेरर प्लांट नहीं है। क्योंकि बेरर प्लांट में ये है कि उसका जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के अलावा सिर्फ सेल के जो चांसेस होते हैं वो स्क्रैप के होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक ऐसे प्लांट की बात कर रहे हैं जो ट्री ग्रो इसलिए किया जा रहा है कि उससे लंबर मिलेगा, वो लकड़ी जो होगी वो बेचकर मेन पैसे कमाए जाएंगे, तो फिर वो बेरर प्लांट कंसिडर नहीं होगा। इसी तरह प्लांट कल्टिवेटेड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मोर देन अ रिमोट लाइवलीहुड दैट एंटिटी विल आल्सो हार्वेस्ट एंड सेल द प्लांट एज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अदर देन एज इंसिडेंटल स्क्रैप सेल्स। जैसे ऐसे
ट्रीज भी होते हैं जिनसे फ्रूट भी हासिल होता है और फिर उनकी लकड़ी भी बेचकर काफ़ी पैसा मिलता है। तो वो बेसिकली बेरर प्लांट नहीं। हाँ, ऐसा कोई भी ट्री जिसमें आप कहते हैं कि जो फ्रूट है उस पे मेन पैसा मिलता है और जो ट्री होता है इटसेल्फ वो बिल्कुल स्क्रैप होता है, तो वो बेरर प्लांट होगा। इसी तरह जो एनुअल क्रॉप्स होती हैं वो क्योंकि मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड वाला क्राइटेरिया मीट नहीं करती, तो उनको भी बेरर प्लांट नहीं कहते। जैसे मेज और वीट की क्रॉप है, तो उन पर जो है I-16 अप्लाई नहीं होगा, उन पर I-41 एप्लीकेबल होगा। हाँ, चाहे इवन हम बेरर प्लांट की बात कर रहे हो तो उस पर जो प्रोड्यूस ग्रो हो रही होगी वो बायोलॉजिकल एसेट ही कंसीडर होगी और उस पर I-41 एप्लीकेबल होगा। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम I-41 एग्रीकल्चर में रिकग्निशन एंड मेजरमेंट के इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे, जिसमें रिकग्निशन, मेजरमेंट, गेन एंड लॉसेस, और अगर एक एंटिटी की इनेबिलिटी हो टू मेजर फेयर वैल्यू रिलायबली तो फिर क्या करना है, और गवर्नमेंट ग्रांट्स को हम डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले रिकग्निशन की बात करते हैं तो एन एंटिटी शेल रिकग्नाइज अ बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हेन एंड ओनली व्हेन। तो ये तीन क्राइटेरिया हैं, तीनों मीट होने चाहिए। एक तो ये कि एंटिटी एसेट को कंट्रोल करती हो एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स। ऐसा नहीं है कि जो वाइल्ड जो एनिमल्स हैं वो फॉरेस्ट के अंदर आप उनको अपने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में रिकग्नाइज कर सकें। तो आपका एसेट के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, प्रोबेबल होना चाहिए कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो एसेट से एसोसिएटेड हैं वो एंटिटी को फ्लो करेंगे, और या फेयर वैल्यू या कॉस्ट आप रिलायबली मेजर कर सकते हो। अब कंट्रोल कैसे एविडेंस होता है? बाजुकात लीगल ओनरशिप ऑफ कैटल होती है, या ब्रांडिंग होती है, या आपका जो कैटल के ऊपर मार्किंग होती है एक्विजिशन के टाइम, बर्थ के टाइम, या वीनिंग के टाइम। वीनिंग बेसिकली कहते हैं जब एक एनिमल अपने एडल्टहुड में दाखिल हो रहा होता है, तो समटाइम्स पोजेशन पर बेस कर रहा होता है कि जिसके पोजेशन में है तो उसकी बेसिकली उसका कंट्रोल है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो असेस किए जाते हैं नॉर्मली फिजिकल एट्रीब्यूट से, जैसे एक एनिमल का वेट क्या है, उसकी एज क्या है, उसका जेनेटिक जो कोड है वो क्या है, उस बेसिस पर उसकी बेसिकली फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को असेस किया जा रहा होता है। तो अब मेजरमेंट की बात करेंगे। तो बायोलॉजिकल एसेट की मेजरमेंट जो है, चाहे इनिशियल रिकग्निशन पर यानी जब फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड करना है, या फिर एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, यानी ये बात जो हम कर रहे हैं इनिशियल मेजरमेंट के लिए भी है और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए भी है, shall be measured on initial recognition and at the end of each reporting period at its fair value less cost to sell, except for the case described in para 30 where the fair value cannot be measured reliably। तो जब आप fair value reliably measure नहीं कर सकते तो वो तो फिर एक अलग सिनेरियो है। अदरवाइज जो है आप हमेशा एसेट को, बायोलॉजिकल एसेट को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मेजर करेंगे, इनिशियल रिकग्निशन पर भी और ईयर एंड पर भी, यानी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट पर। फिर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो हार्वेस्टेड होती है फ्रॉम एन एंटिटीज बायोलॉजिकल एसेट शैल बी मेजर्ड एट इट्स फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। तो सेम मेजरमेंट जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए भी है, लेकिन इस पर आपने पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट पर फेयर वैल्यू को अप्लाई करना है, उसके अलावा नहीं करना। तो बेसिकली ये जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल यूज़ करते हैं, ये जब वही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आगे IS2 इन्वेंट्री या कोई और स्टैंडर्ड उस पर अप्लाई होता है तो वो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कॉस्ट बन जाती है जब हम फर्दर प्रोसेसिंग उस चीज़ की कर रहे होते हैं। यहाँ पर फिर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि कुछ बायोलॉजिकल एसेट्स जो हैं वो लैंड के साथ अटैच होते हैं, जैसे ट्रीज़ वगैरह। तो फिजिकली अटैच टू लैंड हों, जैसे प्लांटेशन फॉरेस्ट में ट्रीज़ वगैरह अटैच्ड हैं। सो हो सकता है कि उनकी कोई सेपरेट मार्केट ना हो, क्योंकि जो चीज़ लैंड के साथ अटैच है वो अलग से तो नहीं बेची जा सकती। सो ऐसी सूरत में हम एक कंबाइन एसेट को नोट कर रहे होते हैं, यानी बायोलॉजिकल एसेट भी है, रॉ लैंड भी है, और लैंड इम्प्रूवमेंट भी है एज अ पैकेज। लैंड इंप्रूवमेंट जैसे वहाँ पे जो रोड बने हुए हैं या आपने दूसरी जो ड्रेनेज वगैरह के लिए सिस्टम वहाँ पर बनाया हुआ है वो लैंड इंप्रूवमेंट है। तो एंटिटी जो है कंबाइंड एसेट की इंफॉर्मेशन से फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट को डिटरमिन कर सकती है। फॉर एग्जांपल आप कंबाइंड वैल्यू ऑफ
होल एसेट होल पैकेज आप फाइंड आउट करते हैं, उसमें से लैंड और लैंड इंप्रूवमेंट की फेयर वैल्यू को अगर डिडक्ट कर दें तो आपके पास बायोलॉजिकल एसेट की फेयर वैल्यू आ जाती है। तो दिस इज़ द वे कि आपको कुछ सिचुएशन में ऐसे बायोलॉजिकल एसेट जो लैंड के साथ अटैच हैं तो उनकी फेयर वैल्यू मालूम करने के लिए ये टेक्निक यूज़ करनी पड़े। अब मेजरमेंट पे ही कुछ मज़ीद बातें डिस्कस करेंगे। तो फेयर वैल्यू मेजरमेंट जो है वो ग्रुपिंग करके भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक जैसे बायोलॉजिकल एसेट्स का ग्रुप जिनके सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट सेम हो, जैसे एज सेम है, क्वालिटी सेम है, तो उनको सेम बेसिस ऑफ प्राइसिंग यूज़ करें, लेकिन आप वही एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे जो मार्केट में भी यूज़ होते हैं। यानी अगर मार्केट में एज की बेसिस पर प्राइसिंग होती है तो वो फॉलो करें, मार्केट में वेट की बेसिस पर प्राइसिंग होती है तो वो फॉलो करें। फिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस की बात जहाँ तक आती है तो कई बार ऐसा होता है कि फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि एक जो क्रॉप है वो जब फाइनल हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, तो उसकी ऑलरेडी उसका एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि इतनी की सेल करेंगे या इतनी की परचेज करेंगे, तो उसका बाइंग और सेलिंग का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट अक्सर कर लिया जाता है। सो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ज़रूरी नहीं है कि फेयर वैल्यू को जो है ना रिफ्लेक्ट करें, क्योंकि फेयर वैल्यू की जब हम बात करते हैं तो फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट होता है कि करंट मार्केट कंडीशंस में जो बायर और सेलर एक वैल्यू डिफाइन करेंगे वो है फेयर वैल्यू। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो फ्यूचर कंडीशंस को ध्यान में रख के ली जा रही होती है, तो इट मे बी डिफरेंट। इसी तरह फेयर वैल्यू इस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से एडजस्ट नहीं की जाएगी। और अगर इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट ऑनरेस है, यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया जिसमें एंटिटी को नजर आ रहा है कि लॉस हो जाएगा, तो फिर IS 37 अप्लाई करेंगे और उस हिसाब से अगर कोई प्रोविजन बनती है तो उसको रिकग्नाइज करेंगे। इसी तरीके से एक एंटिटी जो फाइनेंसिंग ऑफ एसेट के कैश फ्लोज हैं, टैक्सेशन है, या और हार्वेस्ट के बाद बायोलॉजिकल एसेट को रीस्टेब्लिश करने की कॉस्ट है, या ट्रीज को दोबारा रीप्लांट करने की कॉस्ट है, उसको फेयर वैल्यू में इंक्लूड नहीं करती। फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि उसके बाद आपने दोबारा वैसा एसेट भी मेंटेन करना है। फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि ये एसेट अगर सेल करेंगे तो क्या पैसे मिलेंगे। कुछ सिचुएशन में कॉस्ट फेयर वैल्यू के इक्वल भी हो सकती है, अप्रॉक्सीमेट कर सकती है। फॉर एग्जांपल लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई हो, हम कहते हैं हमने ईयर एंड से 3-4 दिन पहले ही एक एनिमल परचेज किया था, या एक जो हमने प्लांटेशन की है वो ईयर एंड से बिल्कुल कुछ दिन पहले की है, तो जो उसकी वैल्यू या कॉस्ट थी इनिशियल पॉइंट पर, वो ही हो सकता है अभी तक उसकी फेयर वैल्यू हो, क्योंकि उसके अंदर कोई मेजर चेंज तो आया नहीं है। इसी तरीके से बाज़ आप कहते हैं कि जो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो उसका प्राइस पर इफेक्ट जो है वो मटेरियल नहीं होगा। इनिशियल ग्रोथ अगर हो रही होती है पाइन प्लांटेशन की, तो पाइन ट्रीज का जो प्रोडक्शन साइकिल है वो तकरीबन 30 साल का होता है। तो उसमें से 6 महीने, साल, 1.5 साल बाज़ गुजर जाए तो उसकी फेयर वैल्यू में कोई मेजर चेंज नहीं आया होता। ज़्यादा चेंज उसकी वैल्यू में तब आ रहा होता है जब उसकी लाइफ का 20 ईयर्स तकरीबन गुजर चुके हों, तो फिर चेंज ज़रा सा तेज़ होता है। शुरू के 2-3 सालों में उसकी जो वैल्यू है वो खास तेज़ी से नहीं बढ़ रही होती। सो ये फैक्टर्स आपको मेजरमेंट के अंदर ध्यान में रखने चाहिए। अब हम गेन और लॉसेस की बात करेंगे तो बायोलॉजिकल एसेट पर जो गेन और लॉस राइज हो सकता है वो इनिशियल रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट एट फेयर वैल्यू कॉस्ट टू सेल पर भी राइज हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक न्यू जानवर जब बॉर्न होता है तो आप बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और गेन क्रेडिट करेंगे। तो इसी तरह एक जो है चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल भी हो सकता है, इस पे गेन भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। एक जानवर की वैल्यू बढ़ जाती है या कम हो जाती है, या एक प्लांटेशन जो ट्री है आपके पास उसकी वैल्यू बढ़ जाती है या कम हो जाती है, तो वो बेसिकली आपका चेंज इन फेयर वैल्यू बढ़ रही होगी तो गेन है, कम हो रही है तो लॉस है। तो इसको प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड किया जाएगा जिस पीरियड में ये राइज होगी। अब लॉस भी राइज हो सकता है इनिशियल रिकग्निशन पे। कैसे राइज हो सकता है कि बाजुकात हमने 10,000 की फेयर वैल्यू पर एक एसेट परचेज किया, उसकी कॉस्ट टू सेल है 500, तो हमने हमारी जो कॉस्ट थी वो 10,000 है, हम उसे रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, यानी 9,500 पे। तो 10,000 की चीज़ को जब इनिशियली ही 9,500 पे रिकॉर्ड करेंगे तो 500 जो है हमें प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करना पड़ रहा होगा। इसी तरह जब नया कोई एनिमल बॉर्न होता है तो उस पर हम बायोलॉजिकल एसेट डेबिट और गेन को प्रॉफिट और लॉस में क्रेडिट कर रहे होंगे, तो इनिशियल रिकग्निशन पर लॉस भी राइज हो सकता है, इनिशियल रिकग्निशन पर गेन भी राइज हो सकता है। फिर हम अगर बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की, तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की जब इनिशियल रिकग्निशन होती है तो उस पर हम उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर इंक्लूड करते हैं प्रॉफिट और लॉस के अंदर। जैसे जैसे ही हम मिल्क हासिल करते हैं काउ से, तो हमारी बेसिकली एंट्री होगी मिल्क डेबिट और गेन क्रेडिट इन प्रॉफिट और लॉस। सो गेन और लॉस जो है वो इनिशियल रिकग्निशन पर हार्वेस्टिंग के प्रोसेस से राइज होता है। जैसे अगर आप किसी एनिमल का मिल्क हासिल करते हैं या किसी ट्री से फ्रूट तोड़ते हैं तो ये हार्वेस्ट का प्रोसेस है, और इसमें जो आपको प्रोड्यूस हासिल होगी उसे आप डेबिट करेंगे, गेन को आप प्रॉफिट और लॉस में क्रेडिट कर देंगे।
अब एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आ जाता है कि इनएबिलिटी टू मेजर फेयर वैल्यू रिलायबली, क्योंकि हमारा मेन क्राइटेरिया तो ये है कि हमने बायोलॉजिकल एसेट्स को और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मेजर करना है। सो बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए एक प्रिजम्पशन है कि उनकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर की जा सकती है, लेकिन ये प्रिजम्पशन रिबट भी हो सकती है, यानी कैंसिल भी हो सकती है ऑन इनिशियल रिकग्निशन, ऐसे बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए जिनकी कोटेड मार्केट प्राइसेस अवेलेबल ना हो और अल्टरनेटिव फेयर वैल्यू आप कहते हैं कि वो क्लियरली अनरिलायबल है, यानी जो वैल्यूज अवेलेबल हैं वो इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल हैं कि उसको यूज़ करना मुनासिब नहीं रहेगा। अब ऐसे केस में फिर हम उस बायोलॉजिकल एसेट को कॉस्ट मॉडल पर मेजर करेंगे, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस। थोड़ा सा एब्सर्ड लगता है, जैसे अगर आप सोचें कि आप अगर डेयरी कैटल्स को जो है ना कॉस्ट मॉडल पर मेजर कर रहे हो, लेकिन मजबूरी है कि फेयर वैल्यू जब नहीं है तो फिर ये यूज़ करना पड़ेगा। तो आप फिर अगर इन्वेंट्री के तौर पर रखा हुआ है तो IS2 अप्लाई करेंगे, अगर आपने लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए रखा हुआ है तो I16 अप्लाई करेंगे, और इम्पेयरमेंट के लिए I36 देखेंगे। लेकिन जैसे ही आपको पता चलता है कि फेयर वैल्यू दोबारा रिलायबली मेजरेबल हो गई है, तो फिर आप फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर उसको मेजर करना शुरू कर देंगे। इसी तरीके से जब भी कोई बायोलॉजिकल एसेट जो नॉन करंट बायोलॉजिकल एसेट हो, यानी मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड वाला, तो उसको जब आप हेल्ड फॉर सेल क्लासीफाई करते हैं तो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि उसकी फेयर वैल्यू अब रिलायबली मेजर हो सकती है, क्योंकि उसको तो फिर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर ही मेजर करना होता है अंडर IFRS 5। अब ये जो प्रिजम्पशन हमने पढ़ी, ये सिर्फ इनिशियल रिकग्निशन पर रिवर्ट हो सकती है। अगर आप एक मर्तबा किसी बायोलॉजिकल एसेट को फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर मैयर कर लेते हैं तो फिर आप उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर ही मैयर करेंगे अनटिल डिस्पोजल। फिर उसकी आप अगर कहते भी हैं कि फेयर वैल्यू उतनी रिलायबल नहीं भी है, तो जो भी फेयर वैल्यू आपके पास अवेलेबल है उसमें से मोस्ट रिलायबल वट एवर इज अवेलेबल उसको यूज़ करें। लेकिन जब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात आती है एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, तो उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ही यूज़ की जाती है। और स्टैंडर्ड ये व्यू रिफ्लेक्ट करता है कि ये इसमें प्रिजम्पशन वाली बात नहीं है। बायोलॉजिकल एसेट के लिए प्रिजम्पशन वाली बात थी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए स्टैंडर्ड कहता है कि उसकी फेयर वैल्यू कैन ऑलवेज बी मेजर्ड रिलायबली। तो जब भी आप मिल्क हासिल करते हैं तो आप उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल रिलायबली मेजर कर सकते हैं। तो स्टैंडर्ड इस व्यू के साथ जो है इस स्टैंडर्ड को डेवलप किया गया। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट्स की। वो गवर्नमेंट ग्रांट्स जो रिलेटेड हैं बायोलॉजिकल एसेट के साथ, तो इसमें अब IS41 अप्लाई होगा, कुछ सिचुएशन में IS20 अप्लाई होगा, तो उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपका बायोलॉजिकल एसेट मैयर हो रहा है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर तो IS41 एप्लीकेबल है, और अगर वो जो है कॉस्ट पर मैयर हो रहा है तो IS20 एप्लीकेबल होगा। इसी तरह बेयर प्लांट्स पर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बेयर प्लांट्स पर भी जो है IS20 अप्लाई होता है। स्कोप के अंदर हमने पढ़ा था, उस पर IS41, उससे रिलेटेड गवर्नमेंट ग्रांट्स पर IS41 अप्लाई नहीं होता। तो उन पर अप्लाई हो रहा है जिनको हम मैयर करते हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर, उन पर IS41 अप्लाई होगा। अब IS41 जो है वो क्या कहता है, उसमें अब दो सिनेरियो फर्दर हैं। अगर आपकी ग्रांट कंडीशनल है, अनकंडीशनल है, यानी ऐसी ग्रांट मिली है जिसमें कोई फर्दर कंडीशन आपको मीट नहीं करनी, तो उसको आप प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज करें। कब करें? जब वो गवर्नमेंट ग्रांट रिसीवेबल बन जाती है, आप इंटाइटल टू ग्रांट हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी ग्रांट कंडीशनल है, चाहे वो कंडीशन यही क्यों ना हो कि एंटिटी जो है किसी और एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने आप पर को ग्रांट दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कि जी आप इस ट्री की प्लांटेशन करेंगे, ट्री नम टाइप 1 की, लेकिन ट्री टाइप 2 की प्लांटेशन आप नहीं करेंगे। तो ग्रांट में कंडीशन इन्वॉल्व है, चाहे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से ही रिलेटेड क्यों ना हो। तो फिर आप उसको प्रॉफिट और लॉस में कब रिकग्नाइज करेंगे? जब वो कंडीशन मीट हो जाएगी। तो जब तक वो कंडीशन मीट नहीं होती, आप उस ग्रांट को प्रॉफिट और लॉस में रिकग्नाइज नहीं कर रहे होंगे। अब यहाँ पर एक टेक्निकल पॉइंट आ जाता है जो अक्सर कुछ लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है और वो हमें ध्यान में रखना चाहिए। वो ये है कि पार्शियल रिकग्निशन ऑफ ग्रांट भी हो सकती है, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट जो हैं वो बड़ी वेरी करती हैं, बड़ी उसमें चेंजेस होते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसी गवर्नमेंट ग्रांट हो सकती है जो एक एंटिटी को रिक्वायर करे कि पर्टिकुलर लोकेशन पे 5 ईयर्स तक आपने काम करना है, फार्मिंग करनी है। और अगर आपने 5 साल से पहले फार्मिंग ख़त्म की तो आपको सारी की सारी ग्रांट वापस करनी पड़ेगी। तो एंटिटी टू रिटर्न ऑल ऑफ द ग्रांट इफ़ इट फार्म्स फॉर अ पीरियड
shorter than 5 years. In this case, the grant is not recognized in profit or loss until the 5 years have passed. तो इस सिचुएशन में क्योंकि 5 साल से कम अगर आपने फार्मिंग की तो आप जो कंडीशन है वो तो पूरी हो ही नहीं रही, तो सारी ग्रांट वापस करनी पड़ जाएगी, तो आप कोई अमाउंट भी रिकग्नाइज नहीं करेंगे जब तक 5 साल पूरे ना हो जाएं। लेकिन पार्शियल रिकग्निशन की जा सकती है कब? इफ द टर्म्स ऑफ ग्रांट अलाउ पार्ट ऑफ इट टू बी रिटेन्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम दैट हैज इलैप्स्ड। यानी आपको अगर 5 लाख की ग्रांट मिली है और हर साल गुजरने के साथ 1 लाख आप रिटेन कर सकते हैं, यानी 1 साल बाद अगर आप फार्मिंग छोड़ते हैं तो आपको पूरे 5 लाख वापस नहीं करने पड़ेंगे, 4 लाख वापस करने पड़ेंगे, तो फिर आप 1 लाख को अपना प्रॉफिट और लॉस में इनकम बना सकते हैं। सो बेसिकली एंटिटी रिकग्नाइजेज दैट पार्ट इन प्रॉफिट और लॉस एज टाइम पासेस। तो पार्शियल रिकग्निशन हो सकती है या नहीं हो सकती, ये सिचुएशंस पे वेरी करेगा, टर्म्स एंड कंडीशंस को देखेंगे आप और उसके मुताबिक इसकी अकाउंटिंग करेंगे। तो मेन कॉन्सेप्ट ये जहन में रखना है कि जो बायोलॉजिकल एसेट से रिलेटेड ग्रांट्स हैं उन पर बाजू का जो है IS 41 अप्लाई और होता है जब उसकी मेजरमेंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर हो, और अगर मेजरमेंट कॉस्ट मॉडल पर हो तो फिर IS 20 एप्लीकेबल होता है। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम CA में कैफ 7 FR2 का एक क्वेश्चन करेंगे IS 41 एग्रीकल्चर से, जो भी रिसेंटली एग्जाम हुआ है, पास्ट एग्जाम स्प्रिंग 2021 से। क्वेश्चन नंबर 1 है ट्रू एंड फॉल्स। इसमें हमने आइडेंटिफाई करने हैं 8 स्टेटमेंट्स हैं फॉर 8 मार्क्स। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने IS 41 के रेफरेंस से जवाब देना है और आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट स्टेटमेंट्स को कि वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सिर्फ आंसर की थी। हम IS 41 का रेफरेंस जो है वो एडिशनल लिख रहे हैं, ये पेपर में आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप IS 41 का रेफरेंस मेंशन करेंगे, एडिशनल सिर्फ इसलिए लिख रहे हैं ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि बोथ फिश फार्मिंग एंड ओशन फिशिंग आर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़। तो ओशन फिशिंग तो बड़े क्लियरली स्टैंडर्ड के अंदर मेंशन है कि ये जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में नहीं आती। उसकी वजह ये है कि दिस इज़ बेसिकली जिसमें मैनेजमेंट नहीं हो रही बायोलॉजिकल एसेट की बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी और ये पैरा 6B में इसका रेफरेंस गिवन है। सेकंड स्टेटमेंट है कि IS 41 डज नॉट अप्लाई ऑन बेयर प्लांट, हाउएवर इट अप्लाइज ऑन प्रोड्यूस ग्रोइंग ऑन बेयर प्लांट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है बायोलॉजिकल एसेट शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट कॉस्ट ऑफ परचेज। तो ये गलत है, इनिशियली जो मेजरमेंट होती है वो भी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर होती है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है अ बायोलॉजिकल एसेट शुड सब्सिक्वेंटली बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू। ये स्टेटमेंट भी गलत है क्योंकि फेयर वैल्यू नहीं, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और ये अक्सर इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस होता है अच्छा खासा। तो फेयर वैल्यू एक अलग कॉन्सेप्ट है एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एक अलग कॉन्सेप्ट होगा, तो ये मेजरमेंट प्रॉपर नहीं लिखी हुई, इसलिए ये भी फॉल्स होगा। The gain or loss on subsequent remeasurement of a biological asset should be taken to profit or loss account। ये स्टेटमेंट जो है स्टैंडर्ड के मुताबिक करेक्ट है। Commission to brokers as well as advertising cost would be classified as cost to sell when valuing agriculture produce upon harvest। तो कमीशन टू ब्रोकर जो है एक तो पहली बात यह है कि ये कॉस्ट टू सेल के अंदर आएगा लेकिन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट नहीं आएगी, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स हो जाती है। ये पैरा 5 में भी दिया हुआ है स्टैंडर्ड के, और आई कैप का जो स्टडी टेक्स्ट है उसमें एग्जाम्पल 2 इस पर बनी हुई है। ऑल गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट्स आर अकाउंटेड फॉर अंडर IS 41। ये स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि एक तो जो बेरर प्लांट्स होते हैं जिन्हें हम IS 16 में अकाउंट फॉर करते हैं, उनके जो गवर्नमेंट ग्रांट है वो IS 20 के मुताबिक डील होती है। इसी तरह अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मैयर ना हो सकती हो और हमने किसी और बायोलॉजिकल एसेट को कॉस्ट पे मैयर किया हुआ है तो फिर वो भी उसकी जो ग्रांट होगी वो भी IS 20 के मुताबिक डील होगी। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, और दो ऐसी डिफरेंट ग्रांट्स हो सकती हैं जो IS 20 के मुताबिक डील होंगी, IS 41 के मुताबिक डील नहीं हो रही होंगी, इवन दो दे आर रिलेटेड विद बायोलॉजिकल एसेट।
लास्ट स्टेटमेंट है, वंस वूल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द शीप सब्सिक्वेंट प्रोसेसिंग ऑफ वूल इनटू कारपेट्स इज अकाउंटेड फॉर अंडर IS2। ये स्टैंडर्ड में एक टेबल दिया हुआ है, उसके मुताबिक भी करेक्ट है। और स्टडी टेक्स्ट के अंदर एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, और उसमें भी एग्जैक्ट यही वर्डिंग जो है वो यूज़ की गई है, तो ये स्टेटमेंट उसके मुताबिक भी करेक्ट है। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS41 एग्रीकल्चर का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है द डेयरी कंपनी। क्वेश्चन का डाटा है कि द डेयरी कंपनी ओन्स 3 फार्म्स and has a stock of 3200 cows. During the year ended 30th June 2015, 300 animals were born, all of which survived and were still owned by TDC at year end. 225 are infants, whereas 75 are 9 months old, having market values of 26,000 and 53,000 per animal respectively. The incidental cost are 2% of the transaction price, यानी cost to sell 2% है। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS डिस्कस हाउ द गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू बॉर्न काउज शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन TDC's फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 2015। शो ऑल नेसेसरी कंपुटेशन। जो ये जो 300 एनिमल्स न्यू बॉर्न हुए हैं इनकी अकाउंटिंग कैसे की जाएगी, तो बेसिकली इसके आंसर की तरफ चलते हैं। सो आंसर जब हम डेवलप करेंगे तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो न्यू बॉर्न काउज हैं वो बायोलॉजिकल एसेट हैं और उनको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पर हमें मैयर करना होता है, इनिशियल रिकग्निशन पर भी और रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पर भी। और इनिशियल रिकग्निशन पर जो गेन आता है बायोलॉजिकल एसेट्स पर वो प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होता है। इसी तरह जो फेयर वैल्यू चेंज होती है और उसका गेन हमारा रिकॉर्ड हो रहा होता है वो भी प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड होता है। तो ये जो सारी अमाउंट होगी वो बेसिकली हम प्रॉफिट और लॉस में रिकॉर्ड करते हैं। तो अगर हम इन 300 काउस की बात करें जो कि न्यू बॉर्न है, तो इनसे रिलेटेड हमारा बायोलॉजिकल एसेट और प्रॉफिट और लॉस में जो गेन है वो कितना शो होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले हम उनकी बात करते हैं जो इन्फेंट है, 225 और 26,000, उनकी वैल्यू है 2%, हम लेस कर देंगे। तो 26,000 225 और 100 माइनस 2%, क्योंकि कॉस्ट टू सेल लेस कर देंगे तो हमारे पास ये टोटल आ जाता है 5733,000। इसके बाद जो 9 मंथ्स ओल्ड हैं वो 75 हैं, फेयर वैल्यू 53,000 है और 2% की जो है हमारी कॉस्ट टू सेल है। तो 9 मंथ ओल्ड के लिए 53,000 इंटू 75, 100 माइनस 2%, 3895 95500, और इस तरह टोटल अमाउंट आ जाती है 9628,500 जो प्रॉफिट और लॉस में भी रिकॉर्ड होगी। और ये सिर्फ न्यू बॉन्ड जो हैं वो इतने के शो होंगे। वैसे ओवरऑल कंपनी के जो नॉन करंट एसेट हैं वो ज़्यादा होंगे क्योंकि टोटल काउज उनके पास 300 के अलावा भी हैं। वेलकम टू ABC कैंपस। आज हम IS41 एग्रीकल्चर में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका टाइटल है फातिमा लिमिटेड। तो क्वेश्चन का डाटा है कि फातिमा लिमिटेड ऑन एडॉप्शन ऑफ IS41 हैज़ रीक्लासिफाइड सर्टन एसेट्स एज बायोलॉजिकल एसेट्स। द टोटल वैल्यू ऑफ द ग्रुप फॉरेस्ट एसेट इज ₹2000 मिलियन। ये इनकरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे 3400 मिलियन आना चाहिए। तो आगे जो ब्रेकअप है 3400 मिलियन का वो गिवन है कि फ्री स्टैंडिंग ट्रीज 2500, लैंड अंडर ट्रीज 500 और रोड्स इन फॉरेस्ट 400। तो इन्होंने ये सारी अमाउंट बायोलॉजिकल एसेट में शो की हुई है जो कि इनकरेक्ट है। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है कि शो हाउ द फॉरेस्ट वुड बी क्लासिफाइड इन द फाइनेंशियल स्टेट। सो आंसर में हम एंटिटी का नाम लिख देते हैं और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अगर हम एक्सट्रैक्ट्स बना रहे हैं एज एट एग्जैक्ट डेट हमें नहीं बताई हुई कि कौन सा ईयर एंड है इनका। तो नॉन करंट एसेट्स में जब हम डेवलप करेंगे तो जो लैंड है और रोड्स हैं
ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के तौर पे क्लासिफाई होंगे। लैंड जो अंडर ट्रीज है वो 500 मिलियन की, और फॉरेस्ट रोड्स 400 मिलियन के, इन्हें हम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर जो है रिकग्नाइज करेंगे। लैंड अगर फ्री होल्ड है तो उसकी कोई डेप्रिसिएशन नहीं होगी। रोड्स जो हैं वो क्योंकि लैंड इंप्रूवमेंट में आते हैं तो उनकी जो यूजफुल लाइफ है उस बेसिस पर उनकी डेप्रिसिएशन भी चार्ज होनी चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली उससे रिलेटेड यहाँ पर डाटा नहीं है, तो लेट्स एज्यूम कि ये आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू हमें गिवन है। इसके बाद बच जाते हैं फ्री स्टैंडिंग ट्रीज। ये बायोलॉजिकल एसेट्स ही हैं और इनको नॉन करंट एसेट्स में ही एज बायोलॉजिकल एसेट शो करना चाहिए। तो बायोलॉजिकल एसेट्स में हम फ्री स्टैंडिंग ट्रीज को शो कर देंगे 2500 मिलियन के। और ये एक सिंपल सी क्लासिफिकेशन थी जो हमने करनी थी कि सारे एसेट्स जो हैं लैंड वगैरह, ये पॉइंट I-41 में कि दैट इज़ नॉट बायोलॉजिकल एसेट, और उसको अकॉर्डिंगली उस पर I-16 या 40 अप्लाई होगा, डिपेंडिंग अपॉन के हम उसको किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। So that's all for today. Have a good day.